बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज जिन अहम खबरों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहली खबर वो बड़ी अफसोसनाक है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने एक बार फिर जिसे कहते हैं वो हमला किया है और इस हमले का निशाना बने हैं पीडीएम के मरकजी तर्जुमान और जेयूआई के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला। और वो महफूज रहे इस हमले में, लेकिन उनके साथ 11 लोग जख्मी हुए हैं। इस सारी सूरत हाल पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त सदर आरिफ अलवी ने जो है वो एक ख़त लिखा है और वो ख़त है आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की जो दरखास्तें हैं साइफर साजिश केस में मुस्तरद हुई हैं, उस पर बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ क्वेटा से हमारे ब्यूरो चीफ होंगे मोहम्मद काजिम मेंगल। और इसके अलावा जो आइनी और कानूनी सूरत हाल है और जो पोलिटिकल ऑब्जर्वर्स उसे देखते हैं, उसके लिए हमारे साथ होंगे शुएब शाहीन साहब, मियां दाऊद साहब और आमिर गौरी साहब। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बलूचिस्तान की खबर से और काजिम साहब हमारे साथ होंगे। काजिम साहब, आज जो वाकया पेश आया उसके हवाले से कुछ तफसील बताइएगा कि हुआ क्या है। देखिए, हाफिज हमदुल्ला साहब इस्लाम के मरकजी तर्जुमान भी हैं और रहनुमा भी हैं। वो कोयटा से कलात की जानिब जा रहे थे अपनी मतलब तंजीमी उमूर के सिलसिले में। तो उनका जो काफिला है जब मस्तुंग से आगे कटकुचा का इलाका है और उसमें बिलखसूस चोतो का इलाका है, जब उनकी गाड़ियां वहां पहुंची तो वहाँ रोड के साथ ही एक जोरदार धमाका हुआ है। तो इस धमाके के नतीजे में हाफिज हमदुल्ला खुद भी जख्मी हुए हैं और मजीद 10 लोग और हैं जो जख्मी हैं। और इन जख्मियों को पहले तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए मखसूम लाया गया और फिर वहाँ से कोयटा मुंतकिल गया ट्रामा सेंटर। और खुद हाफिज हमदुल्ला जो है ना, उनकी जो हालत है खतरे से बाहर है। ताम ये बताया जा रहा है कि 2 अफराद हैं जिनकी हालत थोड़ी सी तशवीशनाक है। सही। और वहाँ जो हुकाम है उनसे हमारी बात हुई इस धमाके की नौयत के बारे में, तो उन्होंने कहा सीटीडी की टीम वहाँ पहुंची है। उसके बाद ये बताया जा सकेगा कि आया ये कोई प्लांटेड कोई धमाका था या कुछ और था। सही। तो क्योंकि वहाँ एक उनका कहना था कि एक मोटरसाइकिल था जो तबाहशुदा हालत में वहाँ मौजूद है। तो इस तमाम पहलुओं को देख रहे हैं कि आया वो धमाकेज मवाद इसी मोटरसाइकिल में नस्ल था या रोड के साथ था या कोई खुदकुश हमला था, लेकिन इसका तयन जो सीटीडी की जो तहकीकात होंगे उसके बाद ही हो सकेगी। अच्छा काजिम साहब, जो हमने देखा है जो सूरत हाल है इस वक्त, इससे पहले भी माजी में हमने देखा कोयटा में मौलाना फजलुर रहमान साहब पर भी अटैक हुए, इससे कबल एक मरतबा मौलाना शेरानी साहब पर भी हुआ। हाफिज हमदुल्ला साहब जा रहे थे जिस पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, उनके पास कोई ऐसी अपनी सिक्योरिटी या जो लेवीज या पुलिस की सिक्योरिटी है वो मौजूद थी या नहीं? देखें, अब नॉर्मली पहले जब वो सिविलियन हुकूमत थी तो इनके साथ ये सिक्योरिटी होती थी, लेकिन अब ये मालूम नहीं है कि उन्होंने बाकायदा इस हवाले से जो दोनों मतलब मुस्तुम गए और कलात की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे इस सिलसिले में कोई बात की थी सिक्योरिटी के हवाले से, नहीं की थी। वो अभी तक जो है ना उसका वो मालूम होना बाकी है कि आया उसको उन्होंने बात की थी, कोई रिक्वेस्ट के बाद उनको सिक्योरिटी फराहम की गई थी या नहीं। लेकिन नॉर्मली जेयूआई के अपने जो है ना जो रजाकार होते हैं वो मतलब फंक्शन होते हैं तो वहाँ भी मौजूद होते हैं। अगर उनका कोई काफिला मूव करता है तो वहाँ भी ये साथ होते हैं। लेकिन इसमें ये हुआ है कि डैमेज जो है ना मतलब ये अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ और इंसानी जानों का ज़िया भी नहीं हुआ है। अब आया ये देखना है कि आया वो कोई बुलेट प्रूफ या बम प्रूफ गाड़ी में थे या जो बजायर तो काजिम साहब जो तस्वीरें आई हैं वो सादा सी गाड़ी लगती है। लेकिन एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, माजी में हमने देखा गुज़िश्ता 1.5-2 साल एक हुकूमत सूबे में मौजूद थी जिसके हवाले से मेरे और आप जैसे बहुत से लोगों की एक तनकीद थी कि वो हुकूमत सो रही होती है, वज़ीर आला साहब जागते नहीं हैं, कोई हमें नहीं नजर आता। केयरटेकर गवर्नमेंट आने के बाद ये वाकया हुआ, वजीर दाखिला या वजीर इत्तलात आपको कहीं नजर आए सारी सूरत हाल में, या जैसे हम उनको तलाश करते रहे हमें नहीं मिले आपको भी नहीं मिल सके? देखिए, इस हवाले से तो फिलहाल ये जो इस तरह के वाकयात होते हैं उस हवाले से अभी तक वो उसी तरह नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब जो लैंड ऑर्डर के हवाले से तो वो अभी तक ज्यादा एक्टिव नहीं है। ताम पहले जो है ना कुछ जब होता था तो वजीर दाखिला और वो जो
बाकी जो वजीर सेहत होता था वो अस्पताल पहुंचते थे या ये वो सारे। तो इसमें अभी तक वो जो वजीर इत्तलात हैं तो फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं, लेकिन अब इस हवाले से जो है ना थोड़े से वो मेरे ख्याल में उसी तरह है जैसे गुज़िश्ता 1.5-2 साल की जो हुकूमत रही थी। आपका कहने का मतलब है पहले वजीर आला गैर हाजिर थे, अब वज़रा गैर हाजिर हैं? मतलब अब इनका बाजार कोई स्टेक उस तरह का नहीं है, अगर गैर हाजिर होंगे तो भी मतलब उनसे कोई नहीं पूछ सकेगा। ताहम ऐसे वाकयात में जो है ना मीडिया को भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है और ये लाजमी होता है कि कोई गवर्नमेंट का जिम्मेदार आदमी हो ताकि मीडिया को कम से कम जो सही इंफॉर्मेशन हो। ठीक है काजिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और सूरत हाल से हमें आगाह किया। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के बाद वजीर दाखिला जो है वफाकी सरफराज भुगटी, वो चूंकि जब बलूचिस्तान में भी वजीर दाखिला थे तब भी दस्तयाब होते थे और अब भी दस्तयाब हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर सारी सूरत हाल पर जो है अपना जिसे कहते हैं रिपोर्ट्स वगैरह तलब की हैं। जो काम बलूचिस्तान के वजीर दाखिला का करने का था वो वफाकी वजीर दाखिला कर रहे हैं, और वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जो हैं वो मीडिया को दस्तयाब नहीं है। वजीर सेहत हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। वजीर आला बलूचिस्तान को इस बात का नोटिस ज़रूर लेना चाहिए। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे तो ज़रा कॉन्स्टिट्यूशनल और आइनी मामलात पर आइनी माहिरीन के साथ और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स के साथ बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के लेटर पर और साइफर साजिश केस में चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन की जो ज़मानत है मुस्तरद हुई है उस पर, और ख़ासकर गौरी साहब से ज़रा सवालात आखिर में करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से। लेकिन ओवरऑल जो आज इन दोनों टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मियाँ दाऊद साहब हैं, माहिर कानून हैं, शुएब शाहीन साहब हैं, माहिर कानून भी हैं और पीटीआई की कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। आमिर गौरी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। पहला सवाल ही रखूँगा शुएब शाहीन साहब के सामने बहैसियत माहिर कानून भी और बहैसियत कोर कमेटी मेंबर पीटीआई भी। सर, आरिफ अलवी साहब का जो कल का ख़त है शुएब साहब, ये दरख्वास्त है, ये हिदायत है, ये तजवीज़ है, मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म अभी तक समझ नहीं आई। अगर आप मुझे बहैसियत सियासी कारकुन या कानूनदान समझा सकें। देखिए, ये एक तजवीज़ भी है, ये एक उनका आर्डर भी है एक लिहाज से, और एक उनको हिदायत भी है। तो उसके कई हिस्से हैं। पहली अगर देखें तो उसमें वो कहते हैं कि जी पावर्स है मेरे पास, प्रेसिडेंट के पास है, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 को रिप्रोड्यूस करते हैं। पैराग्राफ 3 में वो ये कहते हैं कि 6 शुड बी द डेट 6 नवंबर, मीनिंग देयर बाय जो उनकी जो पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने 6 नवंबर की डेट दे दी। दूसरे आखिरी 4 से लेकर आखिरी पैरे तक जो है वो बाकी उनको एडवाइस और हिदायत हैं। वो बीइंग हेड ऑफ द स्टेट की पावर, वो उन्होंने पावर एक्सरसाइज की है, और वो उन्होंने उनको कहा है कि आप चूंकि नेशनल असेंबली की डेट देने का अख्तियार इनका है, बाकी प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन 1 तारीख को होने चाहिए, तो इसलिए सबसे कंसल्ट करके आप इसमें तारीख सेम डे की करें ताकि किसी किस्म का कोई भाव ना आए और सेम डे के इलेक्शन ताकि हो सकें। और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में बहरहाल हम इसको एक उम्मीद अफजा कह सकते हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक मतलब मैं ये कह सकता हूं शुएब शाहीन साहब के पीटीआई कोर कमेटी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के लेटर और उनके अमल से मुतमईन है। जी आप कह सकते हैं, लेकिन अगर बेहतर होता कि ये एक वाजे और ये 2 मुख्तलिफ आर्डर्स होते, एक तरफ नोटिफाई होता कि जी ये फाइनल डेट है, दूसरे लेटर के जरिए आओ उनको इन्फॉर्म और एडवाइस किया जाता कि बाकी असम्बलीज के हवाले से भी आप कंसल्ट करके इनके साथ डेट लगा दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहरहाल टू सम एक्सटेंट हम एक उसको उम्मीद अफजा समझते हैं। और जो कहा जा रहा था कि जनाब बड़े ताकतवर लोगों ने मुलाकात की है तो सिस्टम की वजह से वो डेट नहीं देंगे और इसके ऊपर खामोशी अख्तियार करेंगे, मैं उसको हिम्मत अफजा और मुनासिब समझता हूँ। चलिए ठीक हो गया शुएब शाहीन साहब, आपने बात की ताकतवर मुलाकात की। मैं सिर्फ अपनी मालूमात शेयर करते हुए जाऊँगा मियाँ दाऊद साहब के पास। मुलाकात इतनी ताकतवर थी नहीं जितने का कि तासुर था। मियाँ दाऊद साहब, आप एग्री करेंगे शुएब शाहीन साहब के नुक्ता निगाह से जो मेरा सवाल था उनसे कि ये जो ख़त है ये तजवीज़ है, हिदायत है या दरख्वास्त है, क्या है? मैं अभी तक नहीं समझ सका। अगर माहिरीन कानून मुझे समझा सकें, क्योंकि एक अजीब सी कैफियत है उन 8 पैराग्राफ्स में। एक पैराग्राफ में डेट नज़र आती है, दूसरे पैराग्राफ में सूबों का मौक़िफ़, फिर इसी तरह फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट जाने का मशवरा। तो मियाँ दाऊद साहब शुएब शाहीन साहब से एग्री करते हैं?
मैं शुएब शाहीन साहब की बात से 100% मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ। मेरा सिर्फ अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। चूंकि ये बात तो शुएब भाई ने भी एडमिट कर ली कि बेहतर होता कि अगर वो क्लियर किस्म की कोई डायरेक्शन जारी करते, एक लेटर एक जारी कर देते, दूसरा बाद में जारी कर देते। जो मौजूदा उन्होंने सदर मुमलकत साहब ने हरकत फरमाई, वो मेरे बड़े भाई शुएब शाहीन साहब उसको एक बड़ा हौसला अफजा समझ रहे हैं। मैं उसको शरारत का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, चूंकि ये एक गैर जानबदार ऑफिस बेरर रहे नहीं है, तो इसलिए अब ये 2-3 माह से हम देख रहे हैं कि ये शरारतें कर रहे हैं। जिस तरह की शरारतें पीटीआई का कौमी मंशूर रहा है सर। लेकिन मियां दाऊद साहब सॉरी, आपको यहां रोकूंगा। आप अगर मुझे बजाय पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के कानूनी नुकात पे बताएं कि कहां पे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने इन 8 पैराग्राफ्स में गलती की है। उन्होंने गलती ये फरमाई कि अगर तो वो अपना इख्तियार कौमी असम्बली की हद तक इस्तेमाल करते और तो बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन उनको भी जब ये पता है कि वो सूबों की तारीख देने के मजाज नहीं है, तो यहाँ पर आकर उन्होंने अपने आईनी उहदे से कोताही फरमाई। और फिर अगर उनको इस बात का इदराक था कि वो पहली सिचुएशन में अपना इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी में नहीं कर सकते, तो फिर उनको ज्वाइंटली ये बात कहनी चाहिए थी कि इलेक्शन की तारीख के ऊपर डिस्प्यूट है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करें, या सबसे ज्यादा बेहतर ये होता कि वो खुद ये बात एक लेटर लिख के सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देते कि इलेक्शन कमीशन का ये मौकफ है, हुकूमतों का ये मौकफ है, आइन की सूरत हाल ये है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट हमारी ये रहनुमाई फरमा दे कि इलेक्शन किस तारीख को होने चाहिए। चले ठीक है, यहाँ पे आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा मियां दाऊद साहब, यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। गौरी साहब, आपने दोनों माहिरीन कानून का नुक्ता निगाह देखा, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं और दोनों के नुक्ता निगाह से इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ करते हैं? शायद मैं दोनों जो दोस्त हैं उनकी बात से जो इत्तफाक और इख्तलाफ की बजाय एक और डायरेक्शन में जाना चाहूँगा। देखें, अगर सदर अलवी अपने जो उनका ओहदा था उस तारीख को रिटायर हो जाते तो ये हम डिस्कस न कर रहे होते। इसलिए मेरे लिए इशू जो है वो ज़रूरी तो है लेकिन अहम नहीं है। इसलिए कि आपको ये पता है कि वो ऑर्डर दें, तजवीज़ दें, मशवरा दें, उस पर अमल जो है तो बहरहाल नहीं होना। तो अब चूंकि उन्हें एक बहरहाल कुछ अरसे तक मजीद पाकिस्तान का सदर रहना है, बाज़ मेरे साथ हैं शायद मजाक में, जेस्ट में, क्रिटिसिज्म में उनको ऑलरेडी अबूरी सदर कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल सदर हैं और वो जिस दिन तक ऑफिस में है इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। जहां तक उनकी बात है कि जी इलेक्शन जो है, देखें वो ये सिर्फ ये कह ही सकते हैं, उन्हें ये पता है, क्योंकि मेरे ख्याल में, मैं कानूनी माहिर नहीं हूं ना आईनी माहिर हूं, लेकिन देखें जब सदर ये कहते हैं ना कि मेरे पास आईनी इख्तियार है तो मैंने डेट देनी थी और डेट वो जो है 90 दिन के अंदर अंदर ही देनी थी, तो उन्हें 6 तारीख दे दी। काश कि वो थोड़ा सा अपना इख्तियार इस्तेमाल करते और कहते कि जी मैं आइन से 2 दिन आगे चला जाता हूँ, 11 दे देता हूँ, 12 दे देता हूँ। नहीं, इसलिए कि देखें अगर फर्ज किया आइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है और वो कहते हैं कि आइन मुझे ये इख्तियार देता है, ये हुक्म इम्प्लीमेंट करें। नहीं, दूसरी चीज उससे ज्यादा अहम है कि देखें जो इलेक्शन एक्ट है जब बनता है तो कोई भी कानून जब बनता है तो सदर जो है बहरहाल उसको अपनी असेंट देता है, ठीक है। अगर इलेक्शन जो है वो सबसर्विएंट लॉ है, हमें माना कि सुप्रीम लॉ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो सबसर्विएंट लॉ है उसके अंदर असेंट प्रेसिडेंट की शामिल है, तो अगर उसमें वो कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको भी इख्तियार है तो उसके अंदर उनकी मर्जी तो शामिल रही होगी। तो मेरा ख्याल है कि मैं वो लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा जो दाऊद साहब इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो शरारतें कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो उस उम्र से गुजर चुके हैं, लेकिन बाहर जो कुछ वो कर रहे हैं वो को पाकिस्तान की तारीख में इस तरह जरूर याद रखेगी कि सदर साहब जो हैं उन्होंने अपना जो ओहदा है, जो टेक्निकली बायपार्टिजन ओहदा होना था, उसका इख्तियार जो है उस तरह इस्तेमाल नहीं किया। और ये सैडली सिर्फ उनके ऊपर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक कमजोर शख्स को सदर लगाती हैं तो वो रियासत का जो है वो हेड ऑफ स्टेट नहीं बनता, वो बात जो है ना वो देख रहा होता है पार्टी की तरफ
और पार्टी के लीडर्स की तरफ, विच इज अ सैड थिंग। ठीक है गौरी साहब, बहुत अहम बात आपने की। चाहूंगा शोएब शाहीन साहब की तरफ जाऊं। आपने पार्टीजन की बात की। शोएब शाहीन साहब, जैसे बात की मियां दाऊद साहब ने और गौरी साहब ने, मैं चाहूंगा कि आप दोनों पॉइंट्स को रिस्पॉन्ड करें। दाऊद साहब का जो पॉइंट था, फिर बजाय इस होम्योपैथिक किस्म के खत के प्रेसिडेंट डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते कि आप रहनुमाई कर दें, जो आप रहनुमाई करेंगे वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। और गौरी साहब ने जैसे कहा कि पार्टीजन होने का उनका एक तासुर मिला। नहीं, देखें, पहली बात तो यह है कि अगर उनको इस पे इबाम होता तो वो जरूर रेफरेंस फाइल कर सकते थे बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उनका ये भी प्रेसिडेंशियल अख्तियार है, वो भेज सकते हैं कि जी इसमें मुझे गाइड करें, क्या जो रेफरेंस का जवाब दें कि क्या ये सदर का अख्तियार है या इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम थी सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत, वो पावर थी जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते थे या करते थे जब बाई फ्लक्स ऑफ टाइम कोई भी असम्बली डिसॉल्व होती थी। बिल्कुल, वो नेशनल असम्बली हो, वो प्रोविंशियल असम्बली हो, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी यको मार्च को फैसला दे चुकी है। सही। इसलिए अब इसके ऊपर जब सदर पाकिस्तान को खुद को इबाम नहीं है, वो क्लैरिटी एंड माइंड भी है और क्लैरिटी उनका थॉट भी है कि जनाब नहीं, ये अख्तियार ही उनका है। सिर्फ अख्तियार नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल ऑब्लिगेशन है। तो सर फिर हुक्म देते ना, यही तो हमारा सवाल है कि उन्होंने फिर वो हुक्म क्यों नहीं दिया। देखें, वो उसको आप एक पैराग्राफ अगर 3 को पढ़ेंगे तो वो हुक्म का दर्जा रखता है कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन 6 को होना चाहिए, शुड बी हेल्ड ऑन 6 ऑफ नवंबर। वो उसका हुक्म का दर्जा रखता है। बाकी जो एडवाइसेस हैं वो हिदायत हैं बीइंग हेड ऑफ द स्टेट। पावर एक्सरसाइज की है 48(5) के तहत, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन उन्हें एक्सरसाइज की है। और इब्हाम जहां उनको होता या उनके जहन में होता या उनकी किसी लीगल टीम ने उनको बताया होता तो वो दुरुस्त था कि वो रेफरेंस भेज सकते थे। अच्छा, गौरी साहब ने जो आपसे कहा कि एक तासुर मिलता है कि उन्होंने पार्टी को सपोर्ट किया, अपनी जमात को, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आप? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। उन्होंने बिल्कुल इंडिपेंडेंटली एज प्रेसिडेंट काम किया है। बल्कि मैंने तो पिछले हफ्ते ऑन बिहाफ ऑफ पीटीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर सदर पाकिस्तान ने ये डेट नहीं देते हैं तो ये समझा जाएगा कि उसी तरह का वो जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। चलें शोएब साहब यहाँ पे शोएब साहब आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा, एक छोटी सी ब्रेक लूंगा दोबारा कि आप तीनों मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। शोएब शाहीन साहब बात कर रहे थे, मैंने उनको रोका, लेकिन मैं चाहूंगा कि मियां दाऊद साहब ने जितनी बात शोएब साहब ने की है, मियां दाऊद साहब उसको रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं अगले टॉपिक पे गुफ्तगू का आगाज करूं। जी मियां दाऊद साहब। शुएब भाई ने मेरे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं और बड़े सीनियर कानूनदान भी हैं, लेकिन वो अपनी बात को में शुड का लफ्ज इस्तेमाल करके भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इसमें कोई अभाम नहीं है। मेरे बड़े भाई बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि कानून में जहां लफ्ज शुड इस्तेमाल हुआ हो तो उसका मतलब अभाम ही होता है। अगर प्रेसिडेंट को ये इख्तियार होता तो वो शेल का लफ्ज इस्तेमाल करते और स्पेसिफिकली इलेक्शन कमीशन को कहते कि फलां तारीख इलेक्शन की तारीख है, फलां तारीख को इलेक्शन करने के लिए इकदाम किए जाएं, और उसमें वो शेल का लफ्ज इस्तेमाल करते। ये शेल का लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब ही ये है कि प्रेसिडेंट को इस बात का बखूबी इल्म है। ठीक हो गया, आपने अपना पॉइंट दे दिया। तो फिर मेरा ख्याल है जब कानूनी नुक्ता है तो शोएब साहब जरा जल्दी से 30 सेकंड्स में शल और शुड के मामले पे रिस्पॉन्ड करें तो मैं अगले टॉपिक पे आऊं। देखें सर, पहली बात तो यह है कि हमारा इख्तलाफ अगर लीगल इंटरप्रिटेशन में कहीं भी होगा तो वो चलेगा, वो तो चलता रहेगा, शायद ना खत्म होने वाला हो। लेकिन मेरी राय में उन्होंने अपनी इंडिकेशन दे दी, अपना ऑर्डर कर दिया, अपना एक जो उनके जहन में डेट बनती थी इन अकॉर्डिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें दे दी। लेकिन अगर आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको नहीं मानता या कोई उसको चेंज कर देता है, इलेक्शन एक्ट में तो अब चेंज हुई है ना, उससे पहले जब उन्होंने 9 अप्रैल दिया था उसको भी नहीं माना था इलेक्शन कमीशन ने। जब 30 अप्रैल की तारीख दी थी, जब उनके पास एडमिटेडली पावर्स थी, वो भी नहीं माना था इलेक्शन कमीशन ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी थी उसको भी नहीं माना था। आपको अगर फर्ज करो इलेक्शन कमीशन को इसमें भाम नजर आता है तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए तलब कर ले, लेटर लिख ले, उनके पास चला जाए, उनको कह दे कि जी आपका मकसद क्या है, ये 6 तारीख ही बनती है। वो तो उन्होंने इंडिकेट कर दिया है। ठीक हो गया। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना अगले 1 आध दिन में जो भी फैसला करना है। शोएब साहब आप ही से सवाल रख के आगे चलूंगा।
आज हमने देखा कि साइफर साजिश केस में चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद हुई और एक उम्मीद थी कि अगर यहां से जमानत मिल जाती है तो एक रिलीफ मिल सकता है उन्हें और बड़ा रिलीफ मिल सकता है। आपके ख्याल में जो जमानत मुस्तरद हुई, अब आपके पास क्या फोरम रह गया? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ज़ाहिर है उसका हाई कोर्ट में होगी जमानत की दरखास्त और वो उसमें हो सकती है। और मेरा ख्याल है कि 12 अफसोस हुआ मुझे उस फैसले से, और वो बेलेबल ऑफेंस है, 2 साल उसकी सजा है, वो एज ए मैटर ऑफ राइट मिल जाना चाहिए था। और फिर उन्होंने अगर ये जमानत खारिजी करनी थी वो पहले दिन खारिज कर देते। उन्होंने 6 तारीखें लगाई और जिसमें से 4 तारीखों पे खुद जज साहब तशरीफ नहीं रखते थे, यानी वो मौजूद ही नहीं थे, वो आए नहीं, छुट्टी कर ली। और टाइम एंड अगेन प्रोसिक्यूशन ने टाइम लेने की कोशिश हुई। बहरहाल ये स्टेप लंबा करना उनका मकसद था, उन्होंने अपनी एक डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज की है, लेकिन वो काबिल अफसोस बात है कि इसके अंदर अगर किसी शख्स ने मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए दिफा किया है तो उसको कहते हैं कि आप मुजरिम हैं। और सर ये तो फैसला अभी अदालतों में रहता है कि मामला क्या है, कौन मुल्जिम है कौन मुजरिम है, ये जब तक फैसला नहीं होता मैं और आप तो नहीं कह सकते। मियां दाऊद साहब, आपके ख्याल में जो आज साइफर वाले मामले में चूंकि ये सवाल उठता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और उनकी इमरान खान साहब की जो जमानतें हैं वो मुस्तरद हो गई, असद उमर साहब को रिलीफ मिल गया, तो फिर ये तो अजीब सी सूरत हाल है। अगर गुफ्तगू थी, ऑडियो थी, तो तीनों की मौजूद थी। नहीं बड़े भाई, थोड़ा सा ना हम इसकी वजाहत कर दें। एक लफ्ज है प्रोपेगेंडा और एक है कानून। जो बात कानून में लिखी हुई है वो बिल्कुल वाज़ेह है, आप उसको ट्विस्ट करके अपने हक की तरफ लेकर जाना चाहें तो वो एक अलग बात है, उसमें तो कोई नहीं कहा जा सकता। कानून में ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखी हुई है कि अगर 14 साल किसी जुर्म की सजा हो तो उसमें अदालत ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी देते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात को मद्देनजर रखना है, और यही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत में भी हुआ। ये बात बिल्कुल गलत की तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेट की है, क्योंकि उनकी जमात है इसलिए वो इस बात को प्रोपेगेट करते हैं कि ये 2 साल इसमें सजा है और बेलेबल ऑफेंस है। ये कतन 2 साल सजा नहीं है। जो दफात साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और बाकी मुल्ज़िमों पर लगाई गई है और उसमें जो सेक्शन 34 ऐड की गई है उसमें ये 14 साल सजा है और हर मुल्ज़िम को उसके रूल के मुताबिक सजा जो है वो मिलनी है। चलें एक मिनट रुक जाएं ताकि शुएब साहब इसको प्रिसाइज करें, फिर मैं चलूं आमिर गौरी साहब की तरफ। शुएब साहब, मियां दाऊद साहब कह रहे हैं 2 साल नहीं है ऑफेंस का जुर्म जो है, इस जुर्म की सूरत में सजा 14 साल है। सर सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पढ़ लें, उसमें 2 प्रोविजन हैं। एक प्रोविजन ये है कि जिसने मुल्क के दूसरे मुल्क को यानी फॉरेन स्टेट को बेनिफिट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन लीक की हो और उसको पास ऑन किया हो और उसको मुल्क की सलामती खतरे में डाली हो, उसकी सजा 14 साल है। सही। जिस शख्स ने उसके ऊपर जो इल्जाम, ये है भी नहीं, जो इल्जाम अगर ये है कि आपने कोई ऐसी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पब्लिक किसी ऐसी शख्सियत को यानी स्पाई सिस्टम जिसका आपने पास ऑन करती है, तो उसकी सजा 2 साल है। वो 2 मुख्तलिफ हैं। अब ये दोनों चीजें आप दोनों का कानूनी नुक्ता अपनी जगह पे अहम है, आप दोनों का कानूनी नुक्ता अपनी जगह पे अहम है, लेकिन चीजों का फैसला तो अदालत में होना है। लेकिन फिलहाल जो मेरे सामने ये सवाल है और बहुत से जगहों पे मैंने ये देखा और इसीलिए आप दोनों के सामने रखा, लेकिन गौरी साहब के सामने भी रखना चाहूंगा क्योंकि सारी चीज़ों पे नज़र रखते हैं। गौरी साहब, साइफर साजिश केस कितना खतरनाक हो सकता है? क्योंकि देखें उसमें सॉरी टू से वो जो एंटी स्टेट वाला मामला आता है और बहुत सी चीज़ें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आती हैं तो वो बड़ी खतरनाक सी लगती हैं मुझे और आपको एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। तो आपके ख्याल में कितना खतरनाक है वो चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात के लिए केस? शायद मैं इससे ज्यादा एक अहम सिचुएशन की तरफ इशारा करूंगा, हो सकता है वो आपको अहम न लगे। ये बड़ी आप इशारा करेंगे मुझे अहम लगेगी। सर, यू आर माय सीनियर। मैं शायद ये कह रहा हूँ कि इट्स अ सैड रिफ्लेक्शन ऑफ द सिचुएशन पाकिस्तान इज इन, जिसके अंदर पाकिस्तान के जो इंतहाई मुमताज सियासतदान हैं वो अभी भी अपने आप को इस मुल्क से, मुल्क के अवाम से, उनके मसाइल से ज्यादा आम समझते हैं। कहीं सियासतदान कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कहीं सियासतदान कह रहे हैं हम वापसी पे आएंगे लेकिन वापसी से पहले रास्ता साफ किया जाए, कहीं लोग कह रहे हैं की जाए। मसला ये है कि जब इन्हीं की पार्टी में जो है जिक्र कर दूंगा, मसला ये है कि मेरे साथ दोनों दोस्त जो बैठे हैं वकील हैं और वकील जो है ना
इनको पर्सनली नहीं छेड़ रहा, इस वजह से कि मैं बहुत अरसा पहले खुद एक वकील रहा हूँ। हमारा काम ये होता है कि केस कम से कम 20 साल तो चले, ठीक है ना। कोई अहम आदमी है तो उसका केस फौरन खत्म करवा देते हैं, और आम आदमी है तो 20-25 साल तो गुजरे, क्योंकि अगर वो सिविल केस है तो वो दीवाना हो जाए दीवानी अदालतों में। तो सवाल ये है कि कौन सा कानून क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ये मेरे लिए इमिटेरियल, दोबारा से मैं ये दोबारा कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके ख्याल में साइफर का केस कितना खतरनाक हो सकता है चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात के लिए फ्यूचर में? अगर वजीर आजम को ये नहीं पता था कि उनके हाथ में जो कागज है वो सिर्फ कागज है या वो वाकई साइफर है, अगर उन्हें ये पता नहीं था कि वो कागज गुम जाएगा तो उसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, अगर वो इनको पता था कि ये साइफर है, ये ऑन डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए उस आम डॉक्यूमेंट में और साइफर में क्या फर्क होता है? अगर जो साइफर है वो आम डॉक्यूमेंट हो तो वो उसको फैक्स कर देते, उसको ईमेल कर देते। जो साइफर जो स्पेशली खास तौर पे इसलिए भेजे जाते हैं कि वो सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन्स तक हैं, उनके इंफॉर्मेशन के लिए। वो स्टेट सीक्रेट्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियल्स होते हैं, स्टेट सीक्रेट है, ठीक है ना। वरना टेलीफोन कर देते हैं एम्बेसडर जो हैं, ठीक है, कि डोनाल्ड लू ये कह रहा है। भाई अगर साइफर था और अगर आप वजीर आजम ये कह रहा है कि इतनी बड़ी साजिश थी और साजिश इसने की, साजिश उसने की, उनको तो ये पता था कि साजिश किसने की है। उन्होंने अपने साबिक साथी जो उनके साथ हमेशा एक पेज के ऊपर कुर्सी रख के बैठे होते थे, उनका नाम लिया, उनको जानवर तक कहा, ठीक है। तो अगर फर्ज किया आप कभी एक शख्स को, कभी एक मुल्क को, और फिर मुस्कुरा के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं वो अमेरिका का तो नाम ही नहीं लेता। आपकी बातों से तो गौरी साहब, खान साहब मुश्किलात में लगते हैं। नहीं, खान साहब देखिए खान साहब मुश्किलात में हैं या नहीं, वो बहरहाल जेल में है, ठीक है ना। तो अब एक केस को भुगतेंगे, दूसरे को भुगतेंगे। इट्स ए सैड रिफ्लेक्शन ऑफ सिचुएशन कि जहां इंतहाई अहम सिचुएशन पे बैठे हुए लोग जो हैं उन्हें अपनी ना तो अपनी जो जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका पता है, ना उनको कवानीन का पता है। ये सिर्फ समझते हैं कि इनको जो है ना एक इंतहाई पैम्पर्ड बॉय की तरह या पैम्पर्ड पॉलिटिशियन की तरह गाड़ियों में बिठाया जाए, हेलीकॉप्टरों में, जहाजों में इधर से उधर लेके जाया जाए। आपको रोकता हूं, चूंकि शोएब साहब जरा पॉलिटिकल भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हिस्सा है, तो उनसे ही रिस्पांस लेते हैं। शोएब साहब, जैसे गौरी साहब ने 2-3 चीजें अहम मेंशन की। उन्होंने ये बताया कि एक वजीर आजम को ये नहीं पता कि इसकी क्या हसासियत है मामले की, और दूसरा एक साबिक वजीर आजम या उनकी हुकूमत या उनकी जमात लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है। तीसरा कह रहा है उसे स्टेट प्रोटोकॉल देकर रेड कारपेट पे जो है ना जलसा करने दिया जाए, बावजूद इसके कि वो इस मुल्क से गए कैदी की हैसियत से थे। और मेरी जो कानून के हवाले से मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी एक आम राय यह है कि जिस दिन भी वो आएंगे उन्हें एक बार जेल जाना होगा, तो वो जलसा कैसे करेंगे शोएब साहब? नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो जो बात है वो बिल्कुल आपने ठीक कही है, और गौरी साहब की भी बात दुरुस्त है कि एक बात वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वो एब्सकॉन्डर भी हैं, कन्विक्टेड भी हैं, और जिन केसेस में जमानतें लेकर गए थे 4 हफ्ते के लिए, वो जब वापस आएंगे तो नेचुरली वो अपने आप को सरेंडर करेंगे, जमानत भी नहीं ले सकते, क्योंकि जो 5 साल के लिए एब्सकॉन्डर रहे तो जमानत देना या ना देना बहरहाल ये अदालत का इख्तियार है, सवाबदीद है। लेकिन जो अपील थी उनकी वो भी खारिज हो गई, वो कन्विक्शन उनकी अपहोल्ड हो गई। बहरहाल अगर वो रेस्टोर कराते हैं या क्या करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई जलसा करने में कामयाब होंगे या वो कर पाएंगे। जहां तक इस बात का साइफर के हवाले से ताल्लुक है, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं कि देखें ये वो डॉक्यूमेंट है जो डीक्लासिफाई हो गया, जिसको सर डीक्लासिफाई आपने आखिरी दिन किया जब अदम एतमाद का दिन था, लहराने वाले दिन ये डीक्लासिफाइड नहीं था। सुन लेना, लहराने वाले दिन डीक्लासिफाई करने या ना करने का क्वेश्चन कोई नहीं है, इसलिए कि लहराने से कोई जुर्म नहीं बन गया, ना ही वो जुर्म बनता है। सही जुर्म जो बात है, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मुझे बताएं, मुल्क की सालमियत पे खतरा हो, मुल्क को इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट हो, तो वो किसी को इत्मीनान में नहीं लेंगे, वो चुप करके बैठ जाएंगे। ये फिर इंफॉर्मेशन किस लिए है? इसलिए है कि वो लोगों को इन्फॉर्म करें। शोएब साहब, गौरी साहब कुछ ऐड, शोएब साहब पॉलिसी बनाएं। चले आपने शोएब साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कि गौरी साहब और मियां दाऊद साहब आप समझते हैं और आपका ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने अवाम को एतमाद में लेना था। गौरी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। शाहीन साहब की मजबूरी ये है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी के जो है ना वो ओहदेदार भी हैं, उनके साथ करते हैं। देखें, ये इसी हुकूमत के, इसी वजीर आजम की, इसी कैबिनेट का जिक्र है जिसके 7-8 वजीर ये कह चुके हैं कि हमारे से उस कागज के बारे में कुछ नहीं पूछा गया था जो इंग्लैंड से वापस आया था। ठीक है ना। अगर फर्ज किया कैबिनेट इस तरह चले तो फिर तो शाहीन साहब मेरे ऐसे करते हैं कि इस रियासत का नाम जो है ना वो पाकिस्तान से बदल के ना मजाकिस्तान रख देते हैं। बस कर दें सर जी, बहुत बहुत मजाक हो चुका है। सिर्फ खान साहब ने नहीं किया, बाकियों ने भी किया है, लेकिन फॉर गॉड सेक
मतलब आपका गौरी साहब, आपका कहने का मतलब है हर किसी ने अपने मौके पे किया है। मियां दाऊद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? सिर्फ आपकी एक बात की वजाहत कर दूं, हमारे मुल्क में ये गलत प्रोपोगेट कर रहे हैं कि एक कागज के टुकड़े को गुम करने का ये केस है। ये कागज को टुकड़े को गुम करने का केस नहीं है, ना ये अप्रूवल का है। ये विलफुली एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोजर का केस है। वो इमरान खान साहब ने चाहे हाथ में लेटर लेके किया या नहीं किया, लेटर गुमा या नहीं गुमा, दैट इज नॉट द केस। द केस इज कि उनके पास एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी जो उन्होंने डिस्क्लोज कर दी, और कानून उनको इस बात की इजाजत नहीं देता था। इसलिए वो 14 साल की सजा उनको 14 साल की जो दफात है वो उसके ऊपर चले लगी। मियां दाऊद साहब, आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए रोकूंगा और आमिर गौरी साहब के पास जरा पॉलिटिकल इनपुट के लिए जाऊंगा। आमिर गौरी साहब, हमने सुना मियां नवाज शरीफ साहब अगस्त में आ रहे हैं, सितंबर में आ रहे हैं, अक्टूबर में आ रहे हैं। 21 अक्टूबर की अब फिर डेट आ गई है। इंतखाबात की डेट अभी तक नहीं आई, लेकिन मियां साहब की आने की डेट बिलाखिर 4 साल बाद आ गई है। तो आपकी इनसाइट्स क्या है कि 21 अक्टूबर को मियां साहब आ रहे हैं या अभी भी सिर्फ कारकुनों को एक्टिव करने की कोशिश की जा रही है? शायद मेरा ख्याल है कि ये आपका जो आखिरी फिक्रा है ना, उसमें ज़्यादा जान है, इस वजह से कि उनके अंदर पार्टी के अंदर से भी प्रेशर है, पार्टी की लीडरशिप से भी और पार्टी के सपोर्टर्स की तरफ से भी। बहुत गुजर चुका है और अगर फर्ज किया वो नहीं आते तो उसका नुकसान उन्हें भी होगा, उनकी पार्टी को भी होगा। ये जो 21 अक्टूबर डेट दी है उन्होंने, मैं इसको उस वक्त जो है वो यकीन करें क्रेडिबल समझूंगा जिस वक्त पता लगेगा कि मियां साहब जो हैं वो जहाज में सवार हो गए हैं और जहाज जो है वो बरतानिया से उड़ गया है। उससे पहले एक दिन यानी 20 अक्टूबर को भी कुछ हो सकता है, ठीक है ना। मेरा अपना ये ख्याल था अभी भी, और जो इन्फॉर्मेशन थी आपको इन्फॉर्मेशन जो है हम ये नहीं कह सकते कि इट वाज कमिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, बट यानी पीपल क्लोज टू हिम वाज सेइंग कि उन्होंने कहा था कि जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा डेट का तो उससे 5 हफ्ते पहले आएंगे। अब अगर फर्ज किया जो है उनको ये पता है कि इलेक्शन जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में हो रहा है, तो फिर तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो है वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं आ रहे तो शायद दूसरी उम्मीद उनको ये है कि अगर जो चेंज यानी 17 सितंबर को होने जा रही है, उसके बाद अगर उनके जो मामलात हैं जो जिनकी तरफ आपने पहले इशारा किया प्रोग्राम में, उन पे कोई एक्शन होना है और होता है और उनके जो केसेस हैं उनके अंदर कोई रिलीफ मिलता है और ये लगता है कि उनका नाम साफ हो गया, तो शायद गौरी साहब, आपने 17 सितंबर का जिक्र किया। सितंबर ना हो सियासतदानों के लिए, सितंबर में 2 इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं। आप शाराए दस्तूर वाले की बात कर रहे हैं ना, अदालत वाले की, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी, वहां पे जो है एक शख्स सुना है कि बहुत अहम जो है, उन्होंने अपना ओहदा जो है वो तो अभी नहीं छोड़ा लेकिन घर छोड़ दिया है, और जो दूसरे अहम शख्स हैं वो अपना जो है चार्ज लेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल 17 सितंबर में एक और भी फैसला होना है गौरी साहब, वो हो चुका है या अभी होना है? वो आप बताएंगे अपने देखने वालों को। चलें, ठीक है गौरी साहब, आज के लिए इतना ही। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।